बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ के सिलसिले में मैं प्रिंसिपल ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज मोहम्मद अब्दुल्ला सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ पेशी खिदमत हूँ। अज़ीज़ तलबात, सेकंड ईयर में प्रोमोट होने पर आप सबको मुबारकबाद। कोरोना की वबा के पेश नज़र जैसा कि महकमा तालीम ने फ़र्स्ट ईयर के इम्तहानात को मुलतवी किया है, तो ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज की इंतज़ामिया ने इस चीज़ को बेहतर समझा कि आपकी सेकंड ईयर की क्लासेस फौरी तौर पर शुरू कर दी जाएं, ताकि अगर आगे चलकर गवर्नमेंट इस बात का फ़ैसला करती है कि 2021 में जो इम्तहान होंगे उसमें आप लोगों से फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के पेपर्स लिए जाएं, तो ताकि फिर सेकंड ईयर का कोर्स जल्दी ख़त्म हो सके और फर्स्ट ईयर के कोर्स को हम रिवाइज कर सकें। तो हम अपना सेकंड ईयर केमिस्ट्री का कोर्स शुरू कर रहे हैं और मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट लूँगा। सेकंड ईयर केमिस्ट्री की जो किताब है, इसके पहले जो 6 चैप्टर्स हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुतालिक हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से लेकर 14 तक जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। चैप्टर 15 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और चैप्टर 16 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंडर आता है। तो हम अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या फ़र्क है। फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेजर सोर्सेज हैं उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बड़े नेचुरल सोर्सेज क्या हैं और उनसे ये किस तरह हासिल किए जाते हैं। इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मुख्तलिफ़ हवालों से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को लिखने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं वो सीखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मुमकिन है। और आखिर में फिर हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाने वाला फिनोमिना आइसोमेरिज्म क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उन टाइप्स को क्लासिफिकेशन को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हम आगाज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओल्ड डेफिनेशन से। आज से बहुत अरसा पहले तक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में रखा हुआ था। जो चीज़ें उन्हें जानदार अशिया से मिलती थीं, पौधों से, दरख्तों से, जानवरों से, उन्हें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते थे। ऑर्गेनिक लफ्ज़ का आज जो हम लफ्ज़ी मतलब लेते हैं वो लिविंग है, और इसके मुकाबले में जो अशिया उन्हें जो कंपाउंड उन्हें बेजान अशिया से मिलते थे, जैसा कि मिनरल्स हो गई, रॉक्स हो गई, उन्हें वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते थे। तो उस वक्त जो उन्होंने डेफिनीशंस मुकर्रर की हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्राम लिविंग थिंग्स एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स की स्टडी का नाम है जो जिनका ओरिजिन लिविंग थिंग्स हो, जो जानदार अशिया से ओरिजिनेट होते हों, हासिल होते हों, और ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब मसलन फैट्स हैं, हमें जो जानवरों की चर्बी है उससे फैट्स मिलते हैं, और इसी तरह जो मुख्तलिफ प्लांट्स हैं उनकी अगर एक्सट्रैक्शन की जाए तो उससे हमें आयल्स मिलते हैं। तो ये जो फैट्स और आयल्स हैं ये क्योंकि हमें पौधों जानवरों से मिलते हैं जो कि जानदार अशिया हैं, तो हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें मसलन सिलिका की, सिलिका जो है ये इसके हमें ज़खायर मिलते हैं चट्टानों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, और वो क्योंकि बेजान है, मिट्टी एक बेजान चीज़ है, तो हम कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह और जितनी मदनियात हैं वो क्योंकि हमें ज़मीन से, पहाड़ों से, चट्टानों से हासिल होती हैं, तो वो सब की सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम आते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की तरफ। आज से बहुत अर्सा पहले तक, 19वीं सदी के शुरू तक एक नज़रिया कायम था। वो नज़रिया ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उन्हें सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। इसकी वजह कुछ ये थी कि कुछ साइंटिस्ट के का एक ग्रुप था, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुख्तलिफ बनाने की कोशिशें की थी और उन कोशिशों में वो नाकाम हुए थे। तो इस नाकामी पर ये एक नज़रिया कायम हो गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक गैर मामूली फ़ोर्स पाई जाती है, और उस फोर्स को क्योंकि हम हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो नज़रिया था, इस नज़रिया को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनीशन क्या होगी कि ओल्ड supposition या old thought that organic compounds could not be synthesized due to presence of a vital force in them is called vital force theory। तो जब तक ये थ्योरी कायम रही, उसके बाद किसी केमिस्ट ने कोई कोशिश नहीं की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जाए। लेकिन कुदरत जब इंसान की मदद करना चाहती है और वो समझती है कि आप किसी चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है, इंसानों को ज़रूरत है, तो वो ख़ुद से कुछ ऐसा वाक़या पेश कर देती है जिसकी वजह से वो चीज़ मुमकिन हो जाती है। तो एक केमिस्ट था फ्रेडरिक वोलर, वो एक दिन लेबॉर्ट्री में काम कर रहा था। वो अमोनियम साइनाइड को गर्म कर रहा था जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनाइड को उसने जब गर्म किया तो इत्फाकन वो यूरिया में चेंज हो गया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो एक इत्फाक हुआ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, इस चीज़ ने वाइटल फोर्स थ्योरी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और उसके बाद बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन काफ़ी अरसे बाद बहरहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने की कोशिशें की गई, और आज अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो करोड़ों में है, और हर साल कई हज़ार नए कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं। तो यूँ जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इसका अपने आप ख़त्म हो गया। आज अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि हाइड्रोकार्बन्स
and their derivatives are called organic compounds and their study is called organic chemistry. Organic compounds हम उन compounds को कहते हैं जो या तो हाइड्रोकार्बन्स हों और या फिर उनके डेरिवेटिव्स हों। हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद हो। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन एक लाजमी जुज़्व है। कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें कार्बन ना हो, और चंद एक को छोड़कर हर कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट भी पाए जा सकते हैं, मसलन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, हेलोजेंस, सिलीनियम वगैरह। तो फिर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव माना जाता है कि बुनियादी जो कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं। और जब एक या एक से ज़्यादा कार्बन या हाइड्रोजन एटम दूसरे एटमों से रिप्लेस होते हैं तो जो नए कंपाउंड बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं। तो यूँ हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये मॉडर्न डेफिनीशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि आखिर क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग स्टडी किया जाता है। तो हम उन पॉइंट्स को, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और इसमें हमारे पास सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट पेकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन जो एलिमेंट है इसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन is linking of an atom with similar atoms to form chains and rings of various size and shape। किसी एटम का अपने जैसे दूसरे एटमों के साथ बॉन्ड्स बनाकर मुख्तलिफ साइज और शेप्स की चेन्स और रिंग्स बनाना, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, बाकी एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। चंद एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी महदूद हद तक अलबत्ता पाई जाती है। आपको स्क्रीन में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मसलन हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन की बात करते हैं। आप मीथेन के मतलब जानते हैं कि उसका फार्मूला CH4 होता है। उसमें उसके मालिक्यूल में एक ही कार्बन एटम है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम है। अब आप एरो को फॉलो करें और ये इथेन का स्ट्रक्चर देखें। इथेन में आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको मीथेन के साथ कंपेयर करें तो मीथेन का एक हाइड्रोजन पहले कार्बन से मिस हो गया, उसकी जगह एक और कार्बन आ गया, और फिर उस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी है। एक बॉन्ड वो पहले कार्बन से बना रहे हैं तो फिर बाकी उसके साथ 3 हाइड्रोजन रखेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब मीथेन का एक हाइड्रोजन मीथेन का एक हाइड्रोजन इस CH3 के साथ रिप्लेस हुआ तो ये इथेन बन गया। तो हम ये कहेंगे कि जो इथेन है वो मीथेन का डेरिवेटिव है। फिर आप प्रोपेन की तरफ आ जाएं। प्रोपेन और इथेन को कंपेयर करें तो इथेन का जो सेकंड कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर एक तीसरा कार्बन आ गया, और फिर उस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ गए। तो इथेन का एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस हुआ CH3 के साथ तो प्रोपेन बन गया। तो प्रोपेन इथेन का डेरिवेटिव है। इसी तरह अगर कार्बन रिप्लेस होते जाएं तो नए कंपाउंड्स के फार्मूले सामने आते जाएंगे।
ब्यूटेन में प्रोपेन से कार्बन ज़्यादा है, पेंटेन में ब्यूटेन से कार्बन ज़्यादा है, एंड सो ऑन। अब आप इनमें एक चीज़ नोट करें, इथेन में आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, पेंटेन में 5 कार्बन है, और ये कार्बन एक लगातार सिलसिला बना रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो कार्बन्स हैं वो चेन बना रहे हैं। इथेन में 2 कार्बन की चेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन की चेन है, पेंटेन में 5 कार्बन की चेन है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये जो चेन है इसकी लेंथ जो है ये हंड्रेड्स एटम्स तक भी जाती है। डिकेन एक कंपाउंड है, उसमें 10 कार्बन की चेन है। इसी तरह हेक्साडिकेन एक और कंपाउंड है, उसमें 16 कार्बन्स की चेन है। फिर कार्बन एटम के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में चेन बनाए। इनमें आप देख रहे हैं चेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब आप अपनी स्क्रीन में सबसे बाईं तरफ ये देखें, इसमें जो आपको कार्बन्स नज़र आ रहे हैं ये तमाम एक सीध में नहीं है, बल्कि ये एक कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन ऊपर अलग से हैं, और फिर 2 कार्बन और उनके साथ ये 5 हाइड्रोजन ये नीचे की तरफ अलग से हैं। इन चीज़ों को हम ब्रांचेस कहते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें चेन के साथ ब्रांचेस भी मौजूद हैं। तो फिर ये जो चेन्स की लेंथ है और फिर ब्रांचेस बनाना, ये बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ को जन्म देता है। मतलब इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एक ही फार्मूले से फिर कई स्ट्रक्चर बन सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जो सेकंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बाईं तरफ से, इसमें टोटल आपको 9 कार्बन नज़र आ रहे हैं। अगर आप सारे आगे पीछे दाएं बाएं वाले गिने तो ये 9 कार्बन है। अब 9 कार्बन एक लगातार चेन में भी हो सकते हैं, जैसा कि ये सारे हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह। ऐसा 9 कार्बन वाला भी होता है जिसका नाम नोनेन है। तो अब उसमें भी 9 कार्बन होंगे और 20 हाइड्रोजन होंगे, जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें भी 9 कार्बन और 20 हाइड्रोजन है। अब दोनों का फार्मूला एक ही है, लेकिन हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस प्रॉपर्टी को आगे हम चलकर पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसकी वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मुमकिन तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो केमिकल फार्मूलाज हैं वो यूनिक नहीं होते। 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं। तो फिर डिफरेंस उनके इस किस्म के स्ट्रक्चर में आते हैं कि क्या तमाम कार्बन एक ही चेन में जुड़े हैं या कुछ कार्बन ब्रांचेस बना रहे हैं। फिर कार्बन्स रिंग भी बनाते हैं। आप ये ऊपर की तरफ जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें दाएं तरफ वाली 2 एग्जांपल देखें। मैं नीचे वाली एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें आपको ये 6 कार्बन का रिंग नज़र आ रहे हैं। 6 कार्बन आपस में क्लोज्ड फॉर्म में है। हम कहेंगे कि वो एक साइकिल या रिंग बना रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, और ये जो एटमों का एक सिलसिला बनता है इसको रिंग कहा जाता है। हम कहेंगे यहाँ पर 6 एटमों का रिंग है। तो फिर कार्बन के एटम रिंग भी बना सकते हैं। तो अब 6 एटम यहाँ रिंग बना रहे हैं, यही 6 एटम चेन भी बना सकते थे। तो अब जो चेन वाला स्ट्रक्चर है वो एक अलग कंपाउंड है, और ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है ये एक अलग कंपाउंड है। हालांकि दोनों के फार्मूले एक जैसे होंगे। फिर इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, इनमें दूसरे एटम भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो कैटिनेशन से मंसूब है ये बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वजह से बेशुमार हो सकते हैं, और आज अगर हम देखें तो करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड
बनाए जा चुके हैं या उन्हें आइडेंटिफाई किया जा चुका है और हर साल इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कैटिनेशन की ये प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट्स में नहीं पाई जाती, इसलिए दूसरे एलिमेंट कभी भी मुख्तलिफ साइज़ की चेन्स और रिंग्स नहीं बनाते और इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद भी महदूद हो जाती है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड हैं और इसलिए उनकी नेचर नॉन आयनिक है और वो आयनिक रिएक्शंस नहीं देते। फिर है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन रिएक्शंस में इन्वॉल्व हों वो रिएक्शन काफ़ी स्लो होते हैं और इस तरह उनकी जो यील्ड्स हैं वो भी कम होती हैं और जो रेट्स हैं उनके स्लो होने की वजह मालिक्यूल्स कंपाउंड की मालिक्यूलर नेचर का होना है। इन रिएक्शंस के दौरान एक से ज़्यादा पुराने बॉन्ड ने टूटना होता है, नए बॉन्ड्स ने बनना होते हैं, तो ये सारा प्रोसेस टाइम लेता है, इस वजह से रिएक्शंस स्लो होते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी आ जाती है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में, वाटर वगैरह में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर नेचर रखते हैं, तो ये आमतौर पर नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मसलन बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन, एनिलीन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट्स में वो हल नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी, और इनका जो क्लोज रिलेशनशिप है उसे हम होमोलोगस सीरीज से डिस्क्राइब करते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या है? ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम functional group in which each compound differs from its next and previous member by CH2 and 14 in molecular mass is called homologous series and members are called homologues. homologous series क्या है? अगर हमारे पास कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस तरह हों कि उनका फंक्शनल ग्रुप एक ही हो और हर मेंबर का जो अगले और पिछले मेंबर से, हर कंपाउंड का अगले और पिछले कंपाउंड से जो फ़र्क हो वो ये हो कि फार्मूले में CH2 का फ़र्क आए, पिछले कंपाउंड से उसके पास एक CH2 ज़्यादा हो और अगले कंपाउंड से एक CH2 कम हो, और मालिक्यूलर मैस में 14 का फ़र्क हो, पिछले कंपाउंड से 14 AMUs का मालिक्यूलर मैस ज़्यादा हो और अगले मेंबर से 14 AMU मोलर मैस कम हो, तो कंपाउंड्स का ये जो सिलसिला होता है इसको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं और जो कंपाउंड्स हैं उन्हें होमोलोग्स कहते हैं। होमोलोग्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं और उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बतदरीज एक तब्दीली आती है, वो बतदरीज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। आपको अगली स्क्रीन में होमोलोगस सीरीज़ की एग्जांपल मिलेगी। अल्केन में से मैंने एग्जांपल दी है। आप देख रहे हैं कि पहला जो अल्केन है उसका फार्मूला CH4 है, उसका नाम मीथेन है। अब जो अगला मेंबर है, अगला अल्केन है, उसमें आप देखें कि उसका फार्मूला CH3 है। अब CH4 और CH3 को कंपेयर करें। CH3 को अगर आप कंबाइन करके लिखें तो इसका मतलब बनेगा C2H6। तो C2H6 में से CH4 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? CH2। तो मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो CH2 का है। फिर थर्ड जो कंपाउंड है इसको पिछले से मिलाकर देखें
इनमें भी फ़र्क CH2 का आएगा। फिर चौथे नंबर पे जो है इसका पिछले से फ़र्क CH2 का आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये फिर देख सकते हैं कि हर अगले कंपाउंड के पास एक CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा। अब कार्बन का मोलर मास 12 होता है और 2 हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होगा, तो टोटल फिर ये 14, मतलब CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा तो मोलर मास में हम कहेंगे कि 14 का फ़र्क होगा। तो हम कहेंगे कि ये सारे जो कंपाउंड हैं ये होमोलॉग्स हैं और ये मिलकर एक होमोलोगस सीरीज़ बना रहे हैं। अल्केन की जो क्लास है वो एक होमोलोगस सीरीज़ की एग्जांपल है। तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं जो होमोलोगस सीरीज़ बनाती हैं। आपको इस टेबल में चंद होमोलोगस सीरीज़ की एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। पहले कॉलम में हेडिंग है होमोलोगस सीरीज़, दूसरे में जनरल उनका फार्मूला, फिर फंक्शनल ग्रुप और फिर एग्जांपल। अल्कीन को हम पिछली एग्जांपल में देख चुके हैं, अल्कीन को देख लेते हैं। अल्कीन की एग्जांपल में आपको ये 3 मेंबर नज़र आ रहे हैं, C2H4, C3H6, C4H8। तो इनमें फ़र्क CH2 का सब में बन रहा है, तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। सेकंड कॉलम में हर होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। जनरल फार्मूला या इसको आप क्लास फार्मूला कह सकते हैं, ये उस क्लास के तमाम जो कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूलों को सेटिस्फाई करते हैं। अल्कीन्स के लिए लिखा हुआ है CnH2n। यहाँ n कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2, 3 या इससे कोई बड़ी हो सकती है। मसलन आप n की जगह 2 पुट करके देखें तो ये बनेगा C2H, 2 इंटू 2 4, C2H4, और C2H4 इथीन का फार्मूला है। तो अगर यानी n की वैल्यू 2 हो तो ये फार्मूला इथीन को कोरिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप n की जगह 3 लें तो फार्मूला बनेगा C3H6 प्रोपीन, तो फिर ये प्रोपीन को कोरिस्पॉन्ड करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर क्लास का एक जनरल फार्मूला होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जनरल फार्मूलाज पता होने चाहिए। इस तरह मज़ीद होमोलोगस सीरीज की एग्जांपल आप इस टेबल में कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कंप्लिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक हो सकते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, मिथेनॉल, एसीटोन, ये सब सिंपल फार्मूले रखते हैं। इनके मालिक्यूल में चंद एटम्स होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स बहुत सारे बहुत बड़े भी होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स इंतहाई कम्प्लेक्स होते हैं। इसकी एक एग्जांपल स्टार्च की है। स्टार्च एक बहुत बड़ा मालिक्यूल है जिसका फार्मूला हम लिखते होते हैं C6H10O5 होल n, और यहाँ n जो है उसकी वैल्यू कई हज़ार होती है। इसका मतलब ये हुआ, फ़र्ज़ करें n की वैल्यू 1000 है, इसका मतलब हुआ कि स्टार्च के एक मालिक्यूल में जो C6H10O5 यूनिट है ये 1000 दफ़ा होगी। तो फिर ये एक बहुत कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो एडवांस स्टडीज़ हैं उनमें आप स्टार्च का स्ट्रक्चर मुलाहिज़ा करेंगे। फिर इसी तरह प्रोटीन्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स इंतहाई कम्प्लेक्स होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो इंतहाई कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर रखते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो वो हमेशा सिंपल सा स्ट्रक्चर रखते हैं। उनके मालिक्यूल्स जो हैं वो माइक्रो होते हैं, चंद एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, और अगर वो मैक्रो मालिक्यूल हों भी, उनमें बहुत सारे एटम हों भी, तो भी उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ख़ास अपना सीक्वेंस रखता है। ये थे आखिरी, बल्कि इस प्रॉपर्टी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत कॉमन है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हो, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हो। इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाते हैं। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना इन विच टू or more compounds have same molecular formula but different structures. The compounds are called isomers of each other. दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होना लेकिन स्ट्रक्चर्स का मुख्तलिफ होना आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं दोहराता चलूँ कि किसी चीज़ का एक्चुअल फार्मूला जो उसके मालिक्यूल में एटम्स की तादाद को ज़ाहिर करे उसे मालिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चर का मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम है, मालिक्यूल के अंदर कौन सा एटम किसके साथ बॉन्डेड है, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक स्ट्रक्चर से होता है, ना कि मालिक्यूलर फार्मूला से। तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। इस वजह से उनकी फिर प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। आपको एग्जांपल नज़र आ रही है इथाइल अल्कोहल और डाईमिथाइल ईथर की। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है CH3CH2OH और डाईमिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर है CH3OCH3। अब अगर आप दोनों में गिने तो दोनों में आपको दो दो कार्बन नज़र आ रहे हैं, छः छः हाइड्रोजन, 3 + 2 5 + 1 6, 3 + 3 6, और एक एक ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। तो हम दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं C2H6O, लेकिन स्ट्रक्चर ऑब्वियसली दोनों के डिफरेंट हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और ये आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं। एक और भी एग्जांपल आपको नज़र आ रही है CH3CH2CHO और CH3COCH3 की, प्रोपेनल और प्रोपेनोन की। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के पास 3 3 हाइड्रोजन है, साथ साथ 6 6 हाइड्रोजन है और एक एक ऑक्सीजन है। इन दोनों का फार्मूला है C3H6O, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमेरिज्म के मतलब हम इसी चैप्टर में आगे चलकर तफसील से पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म की कौन कौन सी टाइप्स हैं, किन कंपाउंड्स में कौन सी टाइप एग्जिबिट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस क्या हैं। आज की दुनिया में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रोल है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रोल है वो हमें हर चीज़ में मिलेगा। और इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्कोप है और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं उनका अहाता करना, उनको समराइज़ करना, उनको आउटलाइन करना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ पर चंद पॉइंट से इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। आमतौर पर जो खुराक हम लेते हैं, फूड खाते हैं, वो मोस्टली ऑर्गेनिक स्टफ़ पर मुश्तमिल होती है। गंदम जो हम खाते हैं और इस तरह की जो हम चीज़ें खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, इनमें स्टार्च नामी कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एक कम्प्लेक्स किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनके जूसेस के अंदर मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मसलन जो ऑरेंज है इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और इसके अलावा और इनमें बहुत सारे यूज़फुल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। दालों के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इस तरह मोस्टली जो हमारा फूड स्टफ़ है वो ऑर्गेनिक नेचर का हम मिले। कपड़े जो हम पहनते हैं, आज कपड़ों की नित नई वैरायटी मौजूद है। ऐसा मुमकिन फ़ाइबर्स की वजह से हुए। फ़ाइबर्स को जब
काटन के साथ मिक्स किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, तो मुख्तलिफ़ टाइप्स के, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के कपड़े बनते हैं। तो फाइबर जितने भी हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उनको बनाने में जो कंपाउंड यूज़ होते हैं वो भी ऑर्गेनिक हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, ये मुख्तलिफ़ पॉलीमर्स हैं। ख़ुसूसन हम अगर फ़ाइबर्स की बात करें तो एक्रेलिक फ़ाइबर एक बहुत ही फेमस क्लास है, जो कि मुख्तलिफ़ फ़ाइबर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर जो हम मेडिसिन्स लेते हैं वो उनकी जो फार्मूलेशन है, उनका जो फार्मूला है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। मेडिसिन के अंदर कई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हो सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल जो फार्मूलेशन है हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक नेचर की हामिल है। आज की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें प्लास्टिक्स का बहुत अहम किरदार है। प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, प्लास्टिक शॉपिंग बैग होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, स्पोर्ट्स का सामान होता है, और बेशुमार अशिया हैं डेकोरेशन की वगैरह, जो कि प्लास्टिक पर मुश्तमिल होती हैं। तो अब ये जो प्लास्टिक्स हैं ये ऑर्गेनिक हैं। बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, पॉली इथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीआइसोब्यूटाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएस्टर्स, पॉलीएमाइड्स, ऐसे बेशुमार पॉलीमर्स हैं जो प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ होते हैं। फिर जो हमारी खुराक है, खाने की अशिया हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें प्रोटीन्स होते हैं, उनमें फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ये सब जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं, और इनकी जो स्टडी होती है ये एक अलग ब्रांच में की जाती है जिसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। फिर इसी तरह आज की हमारी लाइफ में और बहुत सारी अशिया हैं जिनका अहम किरदार है, जिनके बगैर शायद हमारी लाइफ इस तरह की ना होती जैसी मौजूदा है। मसलन रबड़ है। रबड़ को बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि गाड़ियों के टायर हैं उनमें रबड़ यूज़ होते हैं। अब रबड़ जो है ये ख़ास किस्म का दरख्त है, उसमें से एक थिक मादा निकलते हैं, उससे रबड़ बनाया जाता है। वो नेचुरल रबड़ कहलाता है, लेकिन वो आज की डिमांड को पूरी नहीं करता। तो फिर रबड़ को सिंथेसाइज किया जाता है, और इसको बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं उसका नाम है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन को एक ख़ास प्रोसेस में से जब गुजारा जाते हैं तो वो एक हार्ड किस्म का रबड़ पैदा करता है, उसको नियोप्रीन कहा जाता है। तो ये जो नियोप्रीन है ये नेचुरल रबड़ की जो कमी है उसको पूरा करता है। फिर इसी तरह मेडिसन्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, वेनिशेस, फाइबर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज, ये बहुत सारी एशिया हैं। हज़ारों लाखों ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्होंने हमारा रहने का तरीका बदल दिया है। आज हम अगर अपनी स्किन की बात करें तो हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस हैं स्किन की केयर करने के लिए। कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी अशिया दस्तयाब हैं। आज अगर हम वॉशिंग की बात करें, कपड़ों वगैरह को धोने की बातें करें, तो हमारे पास तरह तरह के डिटर्जेंट पाउडर मौजूद हैं, सोप्स मौजूद हैं। तो ज़्यादातर जो डिटर्जेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर आज के दौर में फसलों की जो पर एकड़ यील्ड है उसको बढ़ाने के लिए, और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंजाई वगैरह हैं और दूसरे जरासीम वगैरह हैं उनसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। ये सिंथेटिक केमिकल होते हैं जो स्प्रे किए जाते हैं फसलों पर, तो वो नुकसान पहुंचाने वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े और दीगर अशिया होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनकी फार्मूलेशन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मरून मिन्नत है।
तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में हम एक ऑर्गेनिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, और ये बात सच है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने इतनी तरक्की ना की होती तो शायद जो हमारा आज का रहने का स्टैंडर्ड है वो भी मुमकिन ना होता, और हमारी लाइफ आज से बहुत मुख्तलिफ होती। और हम इस चीज़ को अगर आज से 100 साल पहले की लाइफ के साथ कंपेयर करें तो हम इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर सकते हैं कि तब की लाइफ और आज की लाइफ में कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो किरदार है, कलीदी किरदार है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूसेस है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मतलब जो बुनियादी पहलू हैं उनको देखा। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बड़े बड़े सोर्सेज क्या हैं और उन सोर्सेज से इन्हें किस तरह हासिल किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल नई लेक्चर के साथ खुशी खिदमत होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।